In this video, we are looking at Swami Atmanand versus Shri Ramakrishna Tapovanam case 2005. ये केस रिलेटेड है इस क्वेश्चन से कि क्या तमिलनाडु रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स रेगुलेशन एक्ट 1973 के सेक्शन 53 और 53A के अंदर सिविल कोड के जुरिस्डिक्शन को एक्सक्लूड किया गया है। इस एक्ट का सेक्शन 53 कहता है कि सिविल कोड के पास ऐसा कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं होगा किसी ऐसे क्वेश्चन को डिसाइड करने के लिए या डील करने के लिए इस एक्ट के अंदर जो कि इस एक्ट में मेंशन किए गई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या ऑफिसर द्वारा डिसाइड या डील किया जाएगा। सेक्शन 53A सेक्शन 53 के एक्सेप्शन की तरह कार्य करता है और यह कहता है कि जब भी कोई डिस्प्यूट किसी एजुकेशनल एजेंसी के कॉन्स्टिट्यूशन या ऐसा कोई डिस्प्यूट इस क्वेश्चन से रिलेटेड है कि जहां कोई पर्सन या बॉडी ऑफ पर्सन्स एक एजुकेशनल एजेंसी है या नहीं, या किसी और प्राइवेट स्कूल से रिलेटेड है, या ऐसा कोई डिस्प्यूट किसी स्कूल कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन या ऐसी स्कूल कमेटी के सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, तो ऐसे डिस्प्यूट्स उन इंटरेस्टेड पर्सन्स या कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा कॉम्पिटेंट सिविल कोड को रिफर किया जाएगा ऐसे डिस्प्यूट को डिसाइड करने के लिए। तमिलनाडु रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल रेगुलेशन एक्ट 1973 का सेक्शन 53 इस एक्ट में ऐसे क्वेश्चन के साथ डील या डिसाइड करने से सिविल कोड को रोकता है जो कि इस एक्ट के अंदर कोई भी जो अथॉरिटी बनाई गई है या ऑफिसर्स जो बनाए गए हैं उनके द्वारा डिसाइड या डील किए जाते हैं। वहीं पर सेक्शन 53 है, इस सेक्शन 53 का एक्सेप्शन है जहां पर ये कहा जाता है कि कोई भी डिस्प्यूट अगर एजुकेशनल एजेंसी से रिलेटेड है, चाहे वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन हो या स्कूल की कमिटी हो या स्कूल एजेंसी हो या कोई प्राइवेट स्कूल हो या फिर स्कूल कमिटी के सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट हो, इन सब के रिलेशन में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो ऐसे डिस्प्यूट को सिविल कोड जिसका की जुरिस्डिक्शन है उसको रिफर किया जा सकता है किसी भी इंटरेस्टेड पर्सन या फिर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा उस केस को डिसाइड करने के लिए। फैक्ट्स ऑफ द केसेस आर, फर्स्ट रिस्पोंडेंट तपोवनम एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जिसे स्वामी चिदभवानंद ने स्टैब्लिश किया है और ये सोसाइटी 1942 से फंक्शनिंग है। स्वामी चिदभवानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के आइडियाज़ को प्रोपोगेट करते हैं। इस रजिस्टर्ड सोसाइटी तपोवन की बहुत सारी ब्रांचेस अलग अलग जगहों पर स्टैब्लिश की गई है। इन सभी प्लेसेस में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आश्रम्स और साथ ही साथ डिस्पेंसरीज भी स्टैब्लिश की गई हैं। फर्स्ट एपिलेंट स्वामी आत्मानंद कोयम्बटूर के एक मिल में एम्प्लॉय होते हैं। बाद में ये तपोवनम को एक ऑर्डिनरी मेंबर की तरह ज्वाइन कर लेते हैं। बाद में 1917 में ये सन्यासी बन जाते हैं, जिसके बाद इन्हें थिरुवेंद्रगम में एक जॉब असाइन की जाती है और बाद में इनका ट्रांसफ़र करूर तमिलनाडु में कर दिया जाता है। तपोवन ने करूर में बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए होते हैं और ये इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए जाते हैं डोनेशन से जो उन्होंने पब्लिक से कलेक्ट किए हैं, साथ में जो ट्रस्ट के द्वारा इन्होंने फंड रेज किए हैं उनसे। इन ट्रस्ट का नाम होता है वेरा पेरुमल ट्रस्ट एंड तथी नगिरेश्वरर ट्रस्ट। इन स्टैब्लिश्ड ट्रस्ट्स का ऑब्जेक्ट होता है तपोवनम को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करने के लिए प्रॉपर्टीज डेडिकेट करना। 1987 में फर्स्ट एपिलेंट स्वामी आत्मानंद एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराते हैं जिसका नाम होता है श्री रामकृष्ण आश्रमन ट्रस्ट। इसके बाद स्वामी आत्मानंद एक क्लेम रखते हैं कि जितने भी करूर में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए गए हैं उन सारे ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इन्होंने अपने खुद के पैसे और साथ ही साथ वो पैसे जो इन्होंने इंडिविजुअली कलेक्ट किए हैं उसके द्वारा फाउंड किया है। तो करूर में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो तपोवनम ने नहीं, स्वामी आत्मानंद ने अपने खुद के पैसों से वहाँ पर स्टैब्लिश किया है और इन्हीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की ओनरशिप के डिक्लेरेशन के लिए स्वामी आत्मानंद कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज करूर में सूट फाइल करते हैं और स्वामी आत्मानंद के साथ दूसरे मेंबर्स भी होते हैं जो ये डिक्लेरेशन चाहते हैं कि ये जो 6 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि प्लेंट में मेंशन की गई हैं, ये लोग इसके ओनर और फाउंडर्स हैं। बाद में ये सूट को विड्रॉ करने के कारण इस सूट को डिसमिस कर दिया जाता है, जिसके बाद ये एक नया सूट
कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मुंसिफ में लगाते हैं, जिसे सब्सिक्वेंटली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज को ही। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर को बदल दिया जाता है। जो पहले 6 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रिस्पेक्ट में ये लोग ओनरशिप के लिए डिक्लेरेशन मांग रहे थे, अब वो 2 ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए डिक्लेरेशन की डिमांड करते हैं। ये सूट भी कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज द्वारा डिसमिस कर दिया जाता है, ये जजमेंट और ऑर्डर देते हुए कि जो एपिलेंट नंबर 2 की ट्रस्ट है इसे लीगली कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया है और ये कभी एग्जिस्टेंस में थी ही नहीं, और एपिलेंट नंबर 1 तपोवन के एजेंट है और तपोवन इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की रियल ओनर और फाउंडर है। इस ऑर्डर के अगेंस्ट कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज में एपिलेंट एक अपील फाइल करते हैं, पर इस अपील को भी डिसमिस कर दिया जाता है। फिर एपिलेंट हाई कोर्ट ऑफ मद्रास में एक सेकेंड अपील फाइल करते हैं, जहां पर भी इसे डिसमिस कर दिया जाता है। रिव्यू पिटिशन फिर इसके बाद ये फाइल करते हैं, उसे भी ऑर्डर द्वारा डिसमिस कर दिया जाता है। जिस वक्त ये केस चल रहा होता है उस वक्त तपोवन एक नया सूट फाइल करता है कोर्ट ऑफ सब जज करूर में, जिसे भी सब्सिक्वेंटली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज के पास। तपोवन ये सूट एपिलेंट और 13 अदर पर्सन्स के अगेंस्ट फाइल करता है डिक्लेरेशन के लिए कि जो भी सूट प्रॉपर्टी उन्होंने अपनी प्लेंट में मेंशन की है वो उसके एब्सोल्यूट ओनर है, और साथ ही साथ वो इन मेंशन्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रिस्पेक्ट में एजुकेशनल एजेंसी है। यहाँ पर भी कोर्ट यही अपहेल्ड करती है जो कि अर्लियर सूट में अपहेल्ड किया जाता है कि जो फर्स्ट एपिलेंट है ये तपोवनम के एजेंट है और ये ऑर्डर और डिसीजन इन एपिलेंट्स पर बाइंडिंग है। और अगर एपिलेंट फिर से ऐसा कोई केस फाइल करता है तो वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। इसके अगेंस्ट एपिलेंट हाई कोर्ट ऑफ मद्रास में अपील फाइल करता है, जिसे डिसमिस कर दिया जाता है इनसे पहले वाले कोर्ट के ही ऑर्डर को अपहेल्ड कर कि जो अर्लियर जजमेंट है वो कंफर्म्ड है और कोई भी सेकेंड अपील अब रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल को कॉन्स्टिट्यूट करेगी। रूल्स ऑफ तपोवनम के रूल 3 के अकॉर्डिंग कोई भी प्रॉपर्टीज जो कि एपिलेंट नंबर 2 और 3 को बिलोंग करती है वो ऑटोमेटिकली तपोवनम की प्रॉपर्टी हो जाती है। इन सारे ऑर्डर्स के बाद एपिलेंट लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील फाइल करता है। आर्ग्यूमेंट्स बाय एपिलेंट। वी राजेश्वरी वर्सेस टी.सी. सरावन भाव 2004 केस पर रिलाई करते हुए लर्न्ड काउंसिल ये कंटेंड करती है ट्रायल कोर्ट के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा के एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी इशू फ्रेम नहीं किया गया है, तो सेकेंड अपील पर प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता। सेकेंडली, तमिलनाडु प्राइवेट स्कूल रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 53 और 53A के अंदर सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बार्ड किया गया है कोई भी जजमेंट या कोई भी डिक्री पास करने से। तो अर्लियर सूट में जो भी जजमेंट या डिक्री पास किए गए हैं ये नल एंड वॉइड है और इसीलिए यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता। आर्ग्यूमेंट्स बाय रिस्पोंडेंट्स। रिस्पोंडेंट्स कंटेंड करते हैं कि भले ही ट्रायल कोर्ट में रेस जुडिकाटा से रिलेटेड कोई भी इशू फ्रेम नहीं किया गया है, तो भी पार्टीज इस फैक्ट से फुली अवेयर थी कि ऐसा कोई इशू इस केस में इन्वॉल्व्ड है। एक्ट का सेक्शन 53A सेक्शन 53 का एक्सेप्शन है, जहां पर सिविल कोर्ट को जुरिस्डिक्शन दी गई है किसी भी डिस्प्यूट को डिसाइड करने के लिए जो कि रिलेटेड है एजुकेशनल एजेंसीज या स्कूल कमिटीज से। तो यहाँ पर सिविल कोर्ट के पास नेसेसरी जुरिस्डिक्शन है कि वो ये डिटरमाइन कर सके कि क्या प्लेंटिफ्स या डिफेंडेंट्स उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए एजुकेशनल एजेंसीज है या नहीं इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। जजमेंट ऑफ द केस। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देते हुए कहते हैं कि ये नोटिस किया गया है कि सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स तपोवनम के नाम पर क्रिएट किए गए हैं। एपिलेंट एक्चुअल में इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रिलेशन में करेस्पॉन्डेंट कम सेक्रेटरी की तरह एक्ट कर रहा था। इन स्कूल्स को लीज होल्ड प्रीमाइसेस पर कंस्ट्रक्ट किया गया है और ये जो लीज डीड है इसे भी फर्स्ट डिफेंडेंट तपोवनम के नाम पर रजिस्टर किया गया है। ट्रस्ट एक्ट के सेक्शन 88 के अकॉर्डिंग if the person is bound to protect the interest of another and gain any advantage, that advantage also must go to the persons whose interest he is bound to protect.
यदि कोई पर्सन दूसरे पर्सन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बाउंड है, बाधित है, और ऐसे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते समय अगर उसे किसी प्रकार का एडवांटेज होता है तो वो एडवांटेज भी उसी पर्सन के पास चला जाता है जिसका इंटरेस्ट उस पर्सन के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा था या जिसका इंटरेस्ट वो पर्सन प्रोटेक्ट करने के लिए बाउंड है। तो कोई भी पर्सन यदि किसी और पर्सन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बाउंड होता है और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते करते अगर वो किसी भी प्रकार का एडवांटेज, किसी भी प्रकार का लाभ कमाता है, तो ऐसा लाभ इवेंचुअली उस पर्सन के पास ही चला जाता है जिसका इंटरेस्ट वो प्रोटेक्ट करने के लिए बाउंड था। तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि इवन बाय चांस अगर एपिलेंट ये कंटेंड करता है कि वो इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ओनर है, पर इस क्लेम फॉर ओनरशिप को माना नहीं जा सकता क्योंकि इतने पूरे वक्त से एपिलेंट जो है वो तपोवनम के यानी फर्स्ट डिफेंडेंट के एजेंट की तरह काम कर रहा था। सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उनके द्वारा जो ये कंक्लूजन दिया गया है कि एपिलेंट का कोई क्लेम नहीं बनता इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर, और एज अ सन्यासी होने के कारण वो ऐसा कोई क्लेम कर भी नहीं सकता, ये बिल्कुल सही है। ऐसा पर्सन जो कि आश्रम के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए बाधित है और ऐसा पर्सन जो कि ये कहता है कि उसे इस दुनिया में उसके गुरु के द्वारा लाया गया है, वो अब अपने खुद के इंटरेस्ट के अगेंस्ट ही एक्ट कर रहा है। तो जो एपिलेंट पे तपोवनम के द्वारा कॉन्फिडेंस कन्फर किया गया था, उसका एपिलेंट ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया है और कोर्ट ने राइटली इस क्लेम को डिसमिस्ड किया है। तो सुप्रीम कोर्ट भी सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजमेंट को अपहेल्ड करते हैं और एपिलेंट को तपोवनम का एजेंट मानते हैं, और एजेंट होने के नाते जो भी प्रॉपर्टी स्वामी आत्मानंद ने गेन करी है वो इवेंचुअली तपोवनम की प्रॉपर्टी हो जाती है। साथ में ये एक पॉइंट और रखते हैं कि सन्यासी होने के कारण वो ऐसा कोई क्लेम रख ही नहीं सकते, क्योंकि जब आप सन्यासी बन गए तो आप दुनिया के मोह माया से तो वैसे ही आज़ाद हो गए हैं, और आप फिर ये भी कहते हैं कि मुझे इस दुनिया में अपने गुरु द्वारा लाया गया है, मैं उनका सेवक हूँ, और अब उन्हीं के इंटरेस्ट के अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं। मोनेस्टिक मेंबर्स शेल नॉट ओन पर्सनल प्रॉपर्टीज, और ऐसे मेंबर्स को जो भी प्रॉपर्टीज गिफ्ट की जाती है वो ऑटोमेटिकली तपोवनम की प्रॉपर्टी का पार्ट बन जाती है। ऐसा डिस्प्यूट जो कि रिलेटेड है कि कौन रियल एजुकेशनल एजेंसीज हैं इन प्राइवेट स्कूल के रिलेशन में, ये मैटर सेक्शन 53 के प्रोविजंस के टर्म्स के अंदर नहीं आता। प्रेजेंट डिस्प्यूट इस सेक्शन 53A के अंदर फॉल करता है, जहां पर सिविल कोर्ट के पास ये ज्यूरिस्डिक्शन है कि वो ऐसे डिस्प्यूट को डिसाइड कर सकती है। Thus all the contentions of the appellants had been rejected, ये कहते हुए कि तपोवनम अकेला ही इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का ओनर, फाउंडर और एजुकेशनल एजेंसी है, और जो फर्स्ट एपिलेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इस तपोवनम का एजेंट, करस्पॉन्डेंट और पर्सन इंचार्ज है। और इन्हीं अफोरमेंशन रीजंस के कारण सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि हमें इस अपील में कोई भी मेरिट नज़र नहीं आती, और अकॉर्डिंगली वो इस अपील को डिसमिस्ड कर देते हैं। लेकिन केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए वो कोई भी कॉस्ट का ऑर्डर जारी नहीं करते, तो ये अपील फेल हो जाती है और अकॉर्डिंगली इसको डिसमिस्ड कर दिया जाता है। प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन दिस केस आर: monastic members shall not own personal properties. All properties gifted to them automatically becomes the property of the tapovanam. Second, if the person is bound to protect the interest of another person and gained any advantage, that advantage also must go to the persons whose interest he is bound to protect. The res judicata as contended in section 11 of the CPC was brought into the statute book with a view to bring the litigation to an end so that the other side may not be put to harassment. The doctrine of res judicata is conceived not only in larger public interest, which requires that all litigation must sooner than later come to an end, but it also founded on equity, justice and good conscience. सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि CPC के सेक्शन 11 में जो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा दी गई है वो इसीलिए स्टैट्यूट में इंक्लूड की गई है ताकि किसी भी लिटिगेशन को ख़त्म किया जा सके जिससे कि जो अदर पार्टी है उसका हैरेसमेंट ना हो।